Hello guys, I am there again with the second lecture of SFM Advanced, okay, and the chapter that is running as of now is Forex, okay. So we are going to start question number 4 and I want to say this as of now. Why? जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि वो SFM एडवांस्ड फॉरेक्स का L1 लेक्चर देखने के बाद अगर ये वाला L2 लेक्चर देखेंगे तो यू वुड बी मोर कंफर्टेबल. वैसे तुम ये वाला भी रैंडमली देख सकते हो बिकॉज जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे डील करने वाली हूँ वो टॉपिक मैंने वहाँ डील नहीं किया है, बट फिर भी अगर तुम वहाँ से शुरू करोगे और इंट्रो वगैरह सुनने के बाद तुम्हारा कंफर्ट लेवल थोड़ा बेटर होगा. ओके, तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि जिन लोगों ने L1 लेक्चर नहीं देखा है SFM एडवांस्ड का, प्लीज वो लेक्चर तुम पहले देखो और उसके बाद ये वाला लेक्चर देखना. ओके, दूसरी बात कि जिन लोग का फॉरेक्स प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं है, मतलब जिनका बेसिक्स वगैरह अच्छे से क्लियर नहीं है, मेरा ये सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप ये वाला लेक्चर अभी मत देखो. पहले आप अपना बेसिक्स पहले प्रॉपरली तैयार करो, उसके बाद आप एडवांस्ड के लेक्चर्स देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें ना समझे और मैं कुछ चीज़ें ऐसी बोलूँगी जहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपका ऑलरेडी बेसिक लेवल का फॉरेक्स या नॉर्मल लेवल हो चुका है, क्योंकि मैं बेसिक्स नहीं पढ़ा पाऊंगी यहाँ पे. आई हैव टू टेक द लेक्चर टू अ हायर लेवल. ओके, तो आई एम ट्राइंग दैट कि एवरी लेक्चर विच आई एम अपलोडिंग, लाइक L1 में जो मैंने सम्स कराए वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के सम्स है. जिन्होंने अटेंड किया है उनको ये बात समझेगी कि हमें एक फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट थी और हम उसको कोई ना कोई तरीके से अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे इन द लीस्ट कॉस्ट पॉसिबल मैनर. ओके, सिमिलरली आज जो मैं आपको सम्स कराने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू डू 2 सम्स बैक टू बैक and the topic which I am going to deal with is invoicing. Okay, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है कि आपने इन्वॉइसिंग कहाँ पढ़ा है तो मैं आपको एक रेफरेंस दे देती हूँ. आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ एक्सपोजर. उसके अंदर में देयर वर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपोजर: ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, देन ट्रांसलेशन एक्सपोजर एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर. ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के अंदर में मैंने आपको ये बताया था कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कैन बी हेज्ड बाय 2 मेथड्स. नंबर 1, इंटरनल हेजिंग टेक्निक एंड एक्सटर्नल हेजिंग टेक्निक्स. मतलब आपका जो पेबल और रिसीवेबल होता है उसको आप हेज करते हो, राइट? तो 2 तरह की टेक्निक सजेस्ट करी थी. एक्सटर्नल हेजिंग टेक्निक्स में क्या होता है? हेजिंग ऑफ अ पेबल और रिसीवेबल विद द हेल्प ऑफ अ फॉरवर्ड कवर, देन मनी मार्केट कवर, देन फ्यूचर्स कवर एंड ऑप्शंस कवर. ये पढ़ा था और प्रॉपरली मैंने ये टॉपिक्स सारे करिकुलम्स में, रेगुलर में, स्विफ्ट में या रैपिड में, सबने मैंने प्रॉपरली डील किया हुआ है, राइट? उसके बाद इंटरनल हेजिंग टेक्निक्स. इंटरनल हेजिंग टेक्निक्स के अंदर में भी 3-4 थे: नेटिंग, देन इनवॉइसिंग, देन आउटसोर्सिंग, देन मैचिंग, लीडिंग एंड लैगिंग. ये सारे टॉपिक्स थे. तो लीडिंग एंड लैगिंग पे इंस्टीट्यूट ने सम्स ऑलरेडी पूछा हुआ है और हमने क्लास में भी अच्छी वैरायटी कवर अप करी है, राइट? नेटिंग पे भी हमने सम्स किए हुए हैं. हमने इनवॉइसिंग पे ज़्यादा सम्स नहीं किए. मैंने सिर्फ रेगुलर में एक बहुत बड़ा सारा सम कराया हुआ है, बाकी दूसरे करिकुलम्स में नहीं किया, बिकॉज वो सम भी मुझे अपने पास में से मतलब कराना पड़ा. इंस्टीट्यूट से सजेस्टेड सम नहीं था वो वाला. तो मेरा ये बोलना है कि द बेस ऑफ टुडेज लेक्चर एक्चुअली, कि कुछ लोग सोच सकते हो कि आप किस बेसिस पे ये पढ़ा रहे हो कि ये सेफ फाइनल में आ सकता है. तो गाइज, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में अगर 1 या 2 कैटेगरी ऑलरेडी एग्जाम में टेस्ट हो चुकी है तो 3rd या 4th क्यों नहीं टेस्ट होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है. आई थिंक यू गॉट योर ओन आंसर्स, राइट? तो इनवॉइसिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ इंटरनल हेजिंग. जब हम पढ़ते थे तो ये टॉपिक पे अच्छी वैराइटीज एक्चुअली कवर होती थी, लेकिन मैंने सीए फाइनल में देखा ही नहीं है ऐसा कुछ. काइंड ऑफ आई हैव नॉट सीन सम गुड लेवल और सम गुड वैरायटी इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चंस. तो आई एम थिंकिंग दैट दिस कुड बी अ नेचुरल अपग्रेड इन द एग्जामिनेशन पेपर. सो हियर आई एम गोइंग टू टेक 2 सम्स बैक टू बैक. एक बहुत सिंपल ले रही हूँ ताकि आपको एक फील आ जाए कि क्या है ये सम्स का काइंड ऑफ सॉल्व करने का तरीका क्या है, और एक एडवांस लेवल सम्स करवा दूंगी, ठीक है? तो आई एम श्योर यू आर ऑल रेडी एंड वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4. सम आपके पास में है, नीचे शीट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑलरेडी है, तो आप लिंक खोल करके, और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप उनके प्रिंट आउट्स ले लो, क्योंकि हमेशा हार्ड कॉपी में पढ़ने से आपको सम समझ में ज़्यादा बेटर आता है. और अगर आप लोग सॉफ्ट में कंफर्टेबल हो तो आई हैव नो इश्यूज अबाउट दैट. तो सम मैं पढ़ रही हूँ, आपको
मुझे पहले पॉज करके खुद से पहले सम पढ़ना चाहिए और उसके बाद सम को मेरे साथ पढ़ना चाहिए, वरना मैं पढ़ूंगी फास्ट में तो शायद आपको ग्रास्पिंग ना आए इतनी ज़्यादा। MS Gemini High-Tech plans to export software products to USA, rupees 10 million. Sister concern of Gemini High-Tech, Leo Systems, plans to import equipment from Germany worth rupees 4 million. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कंपनी का वर्चुअली 10 मिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट है और 4 मिलियन वर्थ ऑफ इम्पोर्ट है। Export proceeds of MS Gemini High-Tech will be realized in 3 months from now. Export is becoming due in 3 months. Leo Systems have to make payment 6 months from now. और import की payment इनको 6 महीने के बाद करनी है। The market rates are rupee per dollar 48.20 and 48.22, rupee per euro 48 and 48.02, and rupee per pound 75.25 and 75.27. Currency dollar, pound, euro. Okay, annualized premium 4%, 3% and 2%. The invoicing can be made in any of the currencies for the exports and imports. Advise the companies about the currency of invoicing. क्या बोला सम में? उन्होंने रुपी के टर्म्स में आपको एक्सपोर्ट की वैल्यू और इंपोर्ट की वैल्यू दे रखी है, तो और उन्होंने मैच्योरिटी भी आपको दे रखी है, करेक्ट। और सम में क्या बोला इन्होंने कि आप एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को दोनों को चाहो जिस भी करेंसी में आप इनवॉइस कर सकते हो। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर मेरे पास में इनवॉइस करने की फ्लेक्सिबिलिटी है तो तुम अपना पेबल का मतलब क्या हुआ? इंपोर्ट्स। तुम अपने इंपोर्ट्स या पेबल उस करेंसी में तुम इनवॉइस करोगे जहां पे तुम्हें सबसे कम रुपी आउटफ्लो आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। और तुम अपने एक्सपोर्ट्स को उस करेंसी में तुम इनवॉइस करना चाहोगे जहां पे तुम्हें इनफ्लो इन टर्म्स ऑफ रुपीज सबसे ज्यादा आए। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, राइट। और हम लोगों ने ऐसे वाले डिस्कशन पहले भी फॉरेक्स के अंदर में काफी ज्यादा किया हुआ है, राइट। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, ये हर किसी को नहीं मिलती। यू रियली नीड टू हैव अ गुड बार्गेनिंग पावर इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। मतलब सबसे बड़ी चीज क्या होती है? इनवॉइसिंग। अगर तुम रुपी में इनवॉइस करना चाहते हो, इंडिया में रहते हो, तो तुम ये चाहोगे ना कि मेरा रुपी में इनवॉइस बनेगा तो मुझे फॉरेन करेंसी का एक्सपोजर नहीं आएगा। या कोई ऐसी करेंसी में इनवॉइस करना चाहोगे जहां पे तुम्हें पैसा ज्यादा आएगा या कम जाएगा, डिपेंड्स। उसके लिए तुम्हारे पास में बार्गेनिंग पावर होना चाहिए। इस सब में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट इट गोज नेचुरल विदाउट सेइंग। ओके, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हर किसी को नहीं मिलती है, लेकिन क्योंकि सब में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है, हम उस पार्ट पे डिस्कस नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ये एनालाइज करके उनको बताना है कि हमें एक्सपोर्ट किस करेंसी में काइंड ऑफ इनवॉइस करना है और इंपोर्ट किस करेंसी में इनवॉइस करना है। सबसे पहले व्हाट शुड वी डू? वी शुड राइट डाउन द स्पॉट रेट्स ऑफ ईच करेंसी अगेंस्ट रुपी। तो पहले वो मैं लिखना चालू करती हूँ। एंड उसके बाद उन्होंने प्रीमियम दे रखा है, देखो। तो तुमको प्रीमियम का डेटा यूज करके 3 मंथ फॉरवर्ड रेट निकालना पड़ेगा तीनों करेंसी का फॉर एक्सपोर्ट्स, और 6 मंथ फॉरवर्ड रेट निकालना पड़ेगा फॉर इंपोर्ट्स, और फिर जाकर के सम आगे बढ़ेगा। ओके, तो गिव मी 2 minutes एंड वी आर गोइंग टू फर्स्ट समराइज द सम। यू कैन स्टार्ट राइटिंग विथ मी। स्पॉट रुपी पर डॉलर 48.20 and 48.22. Okay, then comes spot rupee per euro is equal to 48.02. Then spot rupee per pound is 75.25 and 75.27. ओके, और डॉलर, पाउंड और यूरो का उन्होंने एनुअलाइज्ड प्रीमियम दिया हुआ है। गाइस, यू कैन सी, मैं तुमको शुरू में ही बोली कि ये सम्स करने के लिए तुम्हारा फॉरेक्स पूरा नॉर्मल वाला कंट्रोल में होना चाहिए। कितनी सारी चीजें इसके एक सम के अंदर में बात हो रही है ना। एक्सपोर्ट के बारे में बात हो रही है, इंपोर्ट के बारे में बात हो रही है, मतलब पेबल्स और रिसिबल्स दोनों के बारे में बात हो रही है। तो तुमको एक इनग्रेन्ड अंदर से नॉलेज होना चाहिए कि पेबल्स के लिए लोअर द बेटर
एंड एक्सपोर्ट्स के लिए हायर द बेटर। ये बातें अपन डिस्कस नहीं, इस सम के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद देखो प्रीमियम का डेटा दिया हुआ है, तो अगर प्रीमियम का डेटा दिया हुआ है तो तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर तुम आज 0 पे खड़े हो और तुमको 3 महीने के बाद पैसा आने वाला है एक्सपोर्ट्स का, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे लिए आज की रेट स्पॉट एप्लीकेबल नहीं होगी तुमको, और पैसा आने वाला है, मतलब डॉलर, यूरो और पाउंड तुमको आने वाला है, तो तुम क्या करोगे, तुम बिड रेट पे सेल करोगे उसको। तो बिड रेट पे अगर सेल करोगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, तुमको 3 मंथ फॉरवर्ड रुपी पर डॉलर की रेट निकालनी पड़ेगी यूजिंग द प्रीमियम डेटा गिवन। रुपी पर यूरो का 3 मंथ फॉरवर्ड निकालना पड़ेगा और रुपी पर पाउंड का भी तुमको 3 मंथ फॉरवर्ड निकालना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। सिमिलरली तुम्हारा जो इंपोर्ट है वो 6 महीने के बाद पेमेंट होनी है, तो तुमको 6 मंथ फॉरवर्ड रेट निकालनी पड़ेगी फॉर ऑल द 3 करेंसीज, डॉलर, यूरो एंड पाउंड, अगेन यूजिंग द प्रीमियम डेटा। उन्होंने पूरे साल का तुमको डेटा दे दिया। तो एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था एनुअलाइज प्रीमियम एंड डिस्काउंट, तो वो वाला यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट these sums would kind of require your knowledge with respect to all categories of basic knowledge. ओके मतलब ये चीजें स्ट्रांग रहनी चाहिए। अब देखो ये वाला डेटा भी यहां पे लिख लेते हैं। एनुअलाइज्ड प्रीमियम $4% पर एनम है ये सारा, ओके। एंड देन डॉलर के बाद क्या दिया हुआ है, पाउंड, पाउंड का आएगा 3% और यूरो का आएगा 2%, ठीक है ना। तो शुरू करती हूं मैं, कुछ ना तुमको बेसिक्स बताना चाह रही हूं यहाँ पे, मतलब अब 6 बार करना है। अगर तुम इफ यू वांट टू गो इन लॉन्ग फॉर्मूलाज, then what will happen, you will be wasting a lot of time in the examination hall. Instead of that we can use a shorter formula. और ये याद रहना चाहिए कि तुम्हारे पास में अगर ये डेटा अवेलेबल है तो तुम शॉर्ट में कैसे आंसर निकाल सकते हो, राइट। चलो पहले मैं जो तुमको सिखाया गया है पहले वो बत करके दिखा रही हूं। फॉर एक्सपोर्ट्स वी वुड नीड टू compute 3 month forward bid rates, बिकॉज तुम करेंसी को बेचोगे। अभी तक हमने इनवॉइस किया नहीं है, हम पहले डिसाइड करेंगे फिर इनवॉइस करेंगे। एंड फॉर इंपोर्ट्स वी वुड need to compute 6 month forward ask rates because you need to buy for imports। तुम्हारा पेबल होता है, तुमको करेंसी बाय करनी होती है, राइट। तो यहां पे हेडिंग आ रही है कंप्यूटेशन ऑफ 3 month फॉरवर्ड बिड, ठीक है। ओके तो फॉर्मूला तुम लोग क्या यूज करते थे, पहले वो करवाती हूँ फिर शॉर्टकट में जाऊंगी। प्रीमियम ऑन डॉलर विल बी F माइनस एस, एनुअलाइज्ड प्रीमियम है, ओके, F माइनस एस बाई एस इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाई N, ये फॉर्मूला यूज करते थे। अब मान लो प्रीमियम ऑन डॉलर के लिए क्या दिया हुआ है, 4% दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 4 लूंगी और F हमें निकालना है, और S क्या लोगे तुम, बिड रेट लोगे तुम 48.20 लोगे, बिकॉज एक्सपोर्ट के लिए बिड रेट यूज होगा। तो 48.20 डिवाइड बाई 48.20 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाई 3, यू कैन सी ये कितना लेंदी जा रहा है, ओके। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 मंथ फॉरवर्ड रुपी पर डॉलर। और अगर तुम्हें यही कंफर्ट लेवल है तुम्हारा तो आई वुड नॉट माइंड, बट थोड़ा क्विक होना चाहिए आंसर। 4 इंटू 48.2 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 100 एंड प्लस 48.2 अगर करोगे तो रेट आती है 48.682।
करेक्ट। तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो। और अगर तुमको लगता है कि ये कंफर्टेबल ज़्यादा है तो मैं शॉर्टकट करूँ ही ना फिर, बिकॉज अल्टीमेटली कम से कम एक सेंटेंस तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, उसके बिना नहीं काम चलेगा। इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे, और 3 month forward rupee per dollar will be 48.20 brackets open 1 plus 0.04 डिवाइड बाई 4। देखो तो क्या आता है, 0.04 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, ओके, इंटू 48.2 करोगे तो सेम आंसर आता है 48.682। इसलिए मैं तुमको बोली कि दिस कुड बी मच ईजियर एक्चुअली। ओके, तो आई एम मूविंग विद दिस ओनली। मैं ऊपर वाला भी कर सकती हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू गेट ट्रेंड विद डिफरेंट मेथड्स। एक मेथड पे याद कर लेना अच्छी बात नहीं होती है। ओके, तो थोड़ा सा कंफर्ट डेवलप करो, और अगर लास्ट तक दिक्कत आ रही है तो गो विद द फर्स्ट मेथड ओनली, आई डोंट माइंड एट ऑल। चलो आगे बढ़ रहे हैं अपन। 3 month फॉरवर्ड रुपी पर यूरो is 48, 1 plus 0.02 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 0.02 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 इंटू 48, तो ये हो जाता है 48.24। ठीक है, फिर आएगा 3 month फॉरवर्ड रुपी पर पाउंड is equal to 75.25, 1 plus 0.03 divided by 4 is equal to 0.03 गाइस, ये तो हो गया। ये एक्सपोर्ट के लिए फॉरवर्ड रेट्स निकाल ली अपने लोगों ने। अभी अपने को निकालना है 6 month फॉरवर्ड रेट फॉर इम्पोर्ट्स। क्या हेडिंग दी है, कंप्यूटेशन ऑफ 6 month आस्क फॉर इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे रेट क्या है वो देखना पड़ेगा अपने को। 6 month रुपी पर डॉलर, सेम मेथड से जाएगा। इस बार डिवाइड बाई 4 नहीं होगा प्रीमियम, इस बार डिवाइड बाई 2 होगा, बिकॉज 1 year विल हैव 2 6 months। आई होप दैट वॉज वेरी वेरी सिंपल। 48.22 पेबल है ना, तुम्हें खरीदना पड़ेगा करेंसी। 1 plus 0.04 divide by 2, so 48.22 I get 49.18. Then 6 month rupee per euro will be 48.02, 1 plus 0.02 divide by 2, so 48.02 into 1.01 कर सकते हैं हम लोग। I get 48.50. $75.27 आस्क रेट लेना है, भूलना मत। 1 plus 0.03 डिवाइड बाई 2, आई गेट 76.40। ठीक है ना, तो कैसे ये रेट्स की कैलकुलेशन हो गई। अब अपने को ना इन्वॉइस करके देखना पड़ेगा। कैसे इन्वॉइस करोगे, तो तुम्हारा कितना है देखो यहाँ पे। पहले अपन एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। 10 million डॉलर, 10 million रुपीज़ है बेसिकली, नॉट डॉलर्स। 10 million रुपीज़ का मतलब क्या हुआ, 100 लाख रुपीज़।
तो 100 लाख रुपीस की वैल्यू आज के डेट पे कितनी है? आज के डेट पे अगर करते हो इनवॉइस इसको तो 48.20 स्पॉट की रेट चलेगी ना वहां पे। अगर आज तुम्हारा इनवॉइस बनता है, सपोज करो, भले तुम पे करोगे 3 महीने के बाद या तुम रिसीव करोगे व्हाटएवर, मतलब इंपोर्ट्स को तुम 6 महीने के बाद पे कर रहे हो, रिसीव तुम 3 महीने के बाद कर रहे हो, तो वो तुमको क्रेडिट पीरियड दिया गया है पे करने के लिए, राइट। लेकिन जो इनवॉइस बनेगा वो तो आज की रेट के हिसाब से बनेगा। तो 10 मिलियन रुपीस 10 मिलियन रुपीस को तुम कन्वर्ट करोगे डॉलर्स में एट द रेट ऑफ 48.20। देखो करके दिखाती हूं। डिवाइड होगा 48.2, दैट गिव्स मी 207,468.87, ओके, या 88 होगा बेसिकली। उसको तुम मल्टीप्लाई करोगे ये वाले रेट से 48.68 से, ओके। तो ये अमाउंट आता है तुम्हारे हाथ में। ये अपने को कैलकुलेशन करके यहाँ लिखना पड़ेगा। करके दिखाती हूँ तो आई थिंक बेटर समझेगा तुमको। कंप्यूटेशन ऑफ प्रोसीड्स फॉर एक्सपोर्ट्स in different currencies ठीक है। सो इफ इनवॉइस्ड इन डॉलर, तो बेसिकली 10 मिलियन रुपीस का एक्सपोर्ट वैल्यू है, मतलब रुपी टर्म्स में, ओके। लेकिन इनवॉइस रुपीस में नहीं हो रहा है, वो आज के दिन पे जो माल तुम्हारा एक्सपोर्ट होने वाला है उसका रुपी टर्म्स में 10 मिलियन रुपया उसकी वैल्यू है। तो इनवॉइस उसको डॉलर में करोगे अगर, तो क्या रेट पे कन्वर्जन करना पड़ेगा? आज की जो स्पॉट रेट है, और आज की स्पॉट रेट है गाइस 48.20। तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे रुपीज 100 lakhs डिवाइड बाय 48.20 per dollar. So I will get $207,468. .88, मतलब अगर तुम्हारी आज इनवॉइस बनती है डॉलर में तो ये इतने की इनवॉइस बनेगी, और ये वाला अमाउंट तुम 3 महीने के बाद फॉरवर्ड रेट में कन्वर्ट करके घर के अंदर लेके आओगे। ऑब्वियसली बात है। अभी तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि जो हमें एक्सपोर्ट करना है उसकी वैल्यू 10 मिलियन रुपीज है, तो डॉलर में उसकी इनवॉइस वैल्यू ये होगी 207,468.88, और ये तुम्हारा रिसीवेबल बनेगा, और ये तुम कन्वर्ट एक्चुअली कर पाओगे 3 महीने के बाद वाली फॉरवर्ड रेट पे, ओके। सो रुपी प्रोसीड्स आफ्टर 3 months will be $207,468.88 इंटू, क्या रेट है तुम्हारा 48.68 आया था, याद करो, 207,468.88 into 48.68 will give you rupees 100,995.08। ठीक है ना गाइस, ये इतना लंबा मैंने लिखा ना, चाहूँ तो इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, अपन एक ही लाइन में कर सकते हैं। इफ इनवॉइस्ड इन डॉलर कैसे कर सकते थे बताऊँ तुमको, 100 लाख रुपीज डिवाइड बाय 48.2,
मल्टीप्लाइड विथ 48.68। अगर ऐसा करते तो अपने 2 स्टेप की जगह एक ही स्टेप में काम खत्म हो जाता। तो आगे वाला मैं ऐसे ही कर रही हूँ बिकॉज सो दैट वी कैन अवॉइड टू मच ऑफ राइटिंग, राइट। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम डॉलर में इन्वॉइस करते हो आज, तो तुम्हारे घर में 3 महीने के बाद इतना पैसा आएगा। अब मैं फटाफट आगे बढ़ रही हूँ। इफ इन्वॉइस्ड इन यूरो, तो सेम ₹100 lakhs or equivalent to 10 million rupees, the whole divide by ₹48। क्या था स्पॉट का रेट? देखो 48 था, बिड रेट लोगे ना, पर यूरो मल्टीप्लाइड विथ 48.24 निकला था। चेक करो जा करके, मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखो क्या निकला था, 48.24। ये वाली बात कर रही हूँ मैं, ये वाला। तुम इस पे कन्वर्जन करोगे, ओके। तो कितना हाथ में आएगा 3 महीने के बाद? यानी कि अगर तुम यूरो में इन्वॉइस करते हो तो 100 लाख रुपीज डिवाइड बाय 48 विल बी योर इन्वॉइस वैल्यू टुडे, जो कि 48.24 पे 3 महीने के बाद कन्वर्ट होगा। तो तुम्हारे हाथ में 3 महीने के बाद क्या आएगा पैसा रुपी टर्म्स में? तो अपने हाथ में आ रहा है ₹100,000, 50,000 कर देते हैं इसको राउंड फिगर में, ठीक है ना। ये आ गया। एक और करना पड़ेगा। इफ इनवॉइस्ड इन पाउंड्स, आई थिंक यू हैव गॉटन इट। सेम तरीके से तुम्हारा इसका भी कन्वर्जन होगा, तुम्हारे इंपोर्ट्स वाले का भी सेम। अगर तुमको स्लो लग रहा है तो तुम फटाफट अपने हिसाब से करके आगे निकल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 lakhs स्पॉट की रुपी पर पाउंड की बिड रेट क्या है? वो है 75.25। और फॉरवर्ड की तुमने क्या रेट निकाली थी? देखो यहाँ निकाली 75.81। तुमने नोटिस किया हर जगह हमें फ़ायदा हो रहा है एक्चुअली, बिकॉज तीनों करेंसी तुम्हारी प्रीमियम पे है। डॉलर, पाउंड, यूरो तीनों ही एनुअलाइज प्रीमियम पे है। तो अगर फॉरेन करेंसी प्रीमियम पे होगी या अप्रिशिएट करेगी तो क्या होगा? बेसिकली उस केस में क्या हो जाएगा पता है तुमको कि तुम्हारा एक्सपोर्ट वैल्यू, तुम्हारे घर पे जो पैसा है वो ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर $1 लाख आने वाला है, रेट अगर 50 की है तो 50 लाख आएंगे, ओके। अगर 55 हो गया तो 55 लाख रुपए आएंगे। तो जब जो एक्सपोर्टर होता है ना, वो चाहता है कि रुपी पर डॉलर की वैल्यू बढ़े, मतलब 50 से 55 हो। तो वही वाला फायदा इसमें हो रहा है। लेकिन ज्यादा फायदा किस में हो रहा है वो तुम्हारा आंसर होगा। तो ये हो जाएगा ₹100,74418.60। तो देखो सबसे ज्यादा किस में आंसर आया? आई थिंक सबसे ज्यादा हमें आंसर मिल रहा है डॉलर्स में। तो अपने को डॉलर्स में इनवॉइस करना चाहिए एक्सपोर्ट्स को। तो अपने लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस rupee proceeds are highest we suggest exports to be invoiced in डॉलर। सेम कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी इंपोर्ट्स के लिए भी। कंप्यूटेशन ऑफ रुपी प्रोसीड्स फॉर इंपोर्ट्स इन डिफरेंट करेंसीज ठीक है। इफ इनवॉइस्ड इन डॉलर
तो 4 मिलियन है, तो ₹40 लाख होगा वो। 40 लाख डिवाइड बाय क्या रेट था, आज का आस्क रेट देखो क्या है, 48.22 है। और क्या निकला था, 49.18। डिवाइड बाय 48.22 into 49.18, I get 4079 same ₹40 lakhs डिवाइड बाय 48.02 आस्क रेट स्पॉट का मल्टीप्लाइड विथ 48.50। ₹403,983.34। If invoiced in pound, ₹40 lakh, the whole divided by 75.27 per pound, correct, into 76.40। तुमको पता है इसमें अगर तुम अपना कॉमन सेंस लगाओगे ना, तो जो करेंसी सबसे कम प्रीमियम पे गई है, यानी जो करेंसी सबसे कम अप्रिशिएट करी है, वो करेंसी का आंसर सबसे अच्छा आएगा। तुम मतलब वर्बली भी चेक कर सकते हो। ओके, 40 lakhs डिवाइड बाय 75.27 into 76.4 gives me ₹40,600,50.48। ठीक है ना, तो तुम्हारे पास में 3 आंसर आ गए। जो इसमें सबसे कम होगा ना वो तुम्हारा आंसर होगा, ओबियस सी बात है। सो इफ यू सी द क्वेश्चन, यूरो सबसे कम अप्रिशिएट हुआ है, चेक करो करेंसी डॉलर, पाउंड एंड यूरो। ओके, तो यूरो तुम्हारा सबसे कम अप्रिशिएट किया, 2% अप्रिशिएट हुआ है, राइट, एंड दैट इज वाई तुम्हारा यूरो का आंसर देखो सबसे कम आया। मैं अभी तुमको बोली, मैंने पहले कभी नहीं सोचा, बट मेरे दिमाग में अभी सम करते समय एक बात चली कि एक्चुअली स्पॉट की रेट से हम कर रहे हैं, करेक्ट है, तो जिसमें सबसे कम अप्रिसिएशन हुआ होगा वही तुम्हारा आंसर होगा, नेचुरल सी बात है। और एक्सपोर्ट में जिसमें सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया होगा वो तुम्हारा बेस्ट आंसर होगा, बिकॉज उसमें पैसे आने वाले हैं। सो यहाँ पे द आंसर वुड बी यूरो। Since rupee outflow is the least, we suggest invoicing in euro for imports. So guys, it was a quite a lengthy sum, but ये बात जरूर है, अगर पहली बार ये सम करोगे, एक बार आज किया ना, मुझे लगता नहीं दोबारा तुमको शायद रिवाइज करने की भी ऐसा जरूरत पड़ेगी अगर तुमने प्रॉपरली ध्यान दिया होगा तो। लेकिन पहली बार सम एग्जाम में अगर आ जाए तो हम नहीं कर पाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा सम को शुरू कैसे करना है, एंड आई होप यू अप्रिशिएट दैट। तो एक बार मैं काम करती हूँ, ये पूरा सम आपको एक साथ दिखा देती हूँ, सो दैट यू विल बी लाइक कंफर्टेबल। सी हाउ लेंदी दिस सम इज, बाय गॉड। तो ये एक स्क्रीन हो गई तुम्हारी, ये एक स्क्रीन हो गई, उसके बाद ये पॉज करना जहां जरूरत पड़ेगी तुमको। ये तुम्हारी दूसरी स्क्रीन हो गई, ये तुम्हारी थर्ड स्क्रीन हुई, और ये तुम्हारी फोर्थ स्क्रीन हो गई, एंड दिस इज द
कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एक्चुअली, एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन गाइस, गुड क्वेश्चन. एक और सम ले रही हूँ, वो इससे थोड़ा एडवांस लेवल होगा, इससे थोड़ा टफ होगा क्वेश्चन. तो डोंट गेट वर्कड अप, धीरे धीरे जाना. मैं बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ा रही हूँ. यूट्यूब पे यूजुअली हम स्पीड थोड़ा ज़्यादा लेते हैं बिकॉज बच्चों को उतना पेशेंस नहीं होता है. लेकिन ये जो सम्स है इसमें मैं बहुत आराम से जा रही हूँ. और कोई डाउट होगा तो यू कैन जस्ट टाइप योर डाउट इन द, नीचे में तुम्हारे चैट में जो है तुम्हारे वहाँ पे तुम डालो. जो भी तुम्हारा डाउट होगा मैं जरूर आंसर करूँगी. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, एंड आई एम रीडिंग विथ यू. तुम्हारे सामने क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन पे, राइट? तुम चाहो तो अगेन जैसा मैं पहले बोली हूँ, पॉज करो, पहले सुनो, उसके बाद फिर से मुझे सुनो पढ़ते हुए. सम को शायद वॉइस मॉड्यूलेशन से समझ में ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन पहले खुद से पढ़ोगे ना तो एक अलग फील आएगा तुमको, और कुछ डेटा एटलीस्ट तुम्हारा दिमाग प्रोसेस करने लग जाएगा. मैं पढ़ रही हूँ. नीलगिरी टी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बैंगलोर इम्पोर्टेड equipment for processing CTC tea from Avon Zen Machines Limited UK. मतलब यूके से मशीन आएगी, इंडिया की कंपनी है, और इम्पोर्ट करने वाले हैं, तो इनका पेएबल होगा. अगर पेएबल होगा तो हमेशा लोअर द बेटर होगा, और अगर तुम्हारा कोटेशन डायरेक्ट है तो आस्क रेट यूज होगा. इतना सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक तुमको सिग्नल देना चाहिए. द कंपनी हैज़ अ चॉइस टू इनवॉइस इन द फॉलोइंग करेंसीज: सिंगापुर डॉलर, यूएस डॉलर, यूरो एंड पाउंड. मतलब अगर ये कंपनी चाहे तो किसी भी करेंसी में इनवॉइस कर सकती है, ऐसा सब में लिखा हुआ है. और इनवॉइस की वैल्यू सिंगापुर डॉलर में है 349,555, यूएस डॉलर में है 221740, यूरोज में है 173470, और पाउंड में है 1,20,000. पाउंड उनकी होम करेंसी है. उसके बाद गाइस उन्होंने एक्सचेंज रेट दे रखा है, और तुम देखोगे सारे रेट्स तुम्हारे डायरेक्ट हैं. रुपी पर सिंगापुर डॉलर, रुपी पर यूएस डॉलर, रुपी पर यूरो एंड रुपी पर पाउंड. स्पॉट का रेट दे रखा है. अपने लिए आस्क रेट एप्लीकेबल होगा क्योंकि पेबल है, तो हमें करेंसी, कोई भी करेंसी में तुम इनवॉइस करो, मतलब तुम्हारा जो इनवॉइस, तुम मशीन जब इंपोर्ट करोगे तो तुम्हारा एक इनवॉइस बनेगा, सामने वाला इनवॉइस बनाएगा ना तुम्हारे लिए जो तुमको पे करना है. तो वही तुमको सब में बोल रहा है कि तुम चाहो किसी भी करेंसी में इनवॉइस करा सकते हो. ये चॉइस अवेलेबल है तुम्हारे पास में. एक बेसिक लेवल का सम तुमने थोड़ी देर पहले अभी देखा था, सिमिलर लाइंस पे है बट सम डिफिकल्ट है उससे. ओके, उसके बाद लिखा हुआ है तो अपने 29.18, 46, 58.8 एंड 85 एप्लीकेबल होगा. ओके, बिड रेट एप्लीकेबल नहीं होगी. 1 मंथ फॉरवर्ड तुमको स्वैप पॉइंट्स दिए हुए हैं. सारे लो हाई हैं, चेक करो, सारे लो हाई हैं तो वो ऐड ही होंगे, और आस्क साइड वाला एप्लीकेबल होगा. 2 मंथ के फॉरवर्ड रेट्स भी तुमको दे रखे हैं, मतलब फॉरवर्ड रेट नहीं, 100 पॉइंट दे रखा है. 1 मंथ इंटरेस्ट रेट तुमको दे रखा है, और 2 मंथ इंटरेस्ट रेट दे रखा है. यानी अगर तुम एक महीने के एंड पे करोगे, मैं सिंगापुर डॉलर का फर्स्ट कॉलम की बात कर रही हूँ, 349,555 प्लस 3.45%, पूरा नहीं लोगे, 3.45% इंटू 1/12. रेट्स आर ऑलवेज पर एनम प्रोवाइडेड इन द सम. बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि सम्स में अगर एक महीने का तुमको आंसर निकालना है तो एक महीने का वो तुमको ब्याज देंगे, पर एनम देंगे, टाइम का एडजस्टमेंट तुम लोगे. उसी तरह से 2 मंथ का ब्याज का रेट 3.5 दे रखा है. तो मैं तुमको क्या बोलना चाह रही हूँ राधा, कि अगर एक महीने के एंड पे करोगे तो 3.45 का रेट लोगे, लेकिन अगर 2 मंथ के एंड पे करते हो तो तुम एक महीने के लिए 3.45 और फर्स्ट से सेकंड में 3.5 ऐसे नहीं लोगे. इनकम टैक्स में स्लैब्स होते हैं, इसमें ऐसे स्लैब्स नहीं होते हैं. कई बार मैं लाइव बैच में पढ़ाती होती हूँ तो ऐसे वाले डाउट्स बच्चे पूछते हैं कि मैम आपने ऐसे, ये स्लैब्स तुम्हारे इनकम टैक्स में होता है कि 0 से 10,000 में तुमको इतना इनकम टैक्स पे करना है, और 10 से 20,000 की इनकम में तुमको इतना इनकम टैक्स पे करना है. यहाँ ऐसे नहीं है. ओके, The company has a choice to pay at the end of first month or second month along with interest at the applicable rates. तुम्हारे पास में ये भी चॉइस है, किसी भी करेंसी में पे करो, ये तो चॉइस है ही है. तुम्हारे पास में ये भी चॉइस है कि तुम फर्स्ट मंथ के एंड पे या सेकंड मंथ के एंड पे कर सकते हो ब्याज के साथ. ओके, however the payout at the end of second month has to be made in pound 1,20,000 plus interest. लेकिन अगर तुम सेकेंड मंथ के एंड पे करना चाहते हो, सपोज 1 मंथ के एंड पे नहीं पे करना चाहते, तो तुमको पाउंड 1,20,000 प्लस 2 महीने का ब्याज पे करना पड़ेगा, मतलब तुमको पाउंड में पे करना पड़ेगा.
फिर लिखा हुआ है एक्चुअल पे आउट डिपेंड्स ऑन हाउ द अदर करेंसीज एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स्ड विथ पाउंड। ओके, ये लाइन मैटर करेगी, अभी नहीं एक्सप्लेन कर रही, सम खत्म होने दो फिर समझाऊंगी। सम में क्या बोला है, फाइंड आउट विच करेंसी शुड द कंपनी प्रेफर टू पे एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। ओके, सेकेंड वाला क्वेश्चन भी अभी मैं नहीं पढ़ रही, रादर मैं मतलब चाहूंगी कि मैं एक्सप्लेन करूं तुमको बाद में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पहले एक काम करते हैं, अपने सिर्फ अपने जो इनवॉइस वैल्यू है इसको 1 महीने के ब्याज से तुम आगे बढ़ा दो और उसको 1 मंथ फॉरवर्ड से तुम कन्वर्ट करके ये बता दो कि कौन सी करेंसी में इन लोग को इनवॉइस करना चाहिए। जिसमें आंसर सबसे कम आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, पार्ट ए का। पार्ट बी में चलो पढ़ ही देती हूँ। कंप्यूट द लिमिट्स फॉर 2 मंथ फॉरवर्ड सिंगापुर डॉलर पर पाउंड, यूरो पर पाउंड, यूएस डॉलर पर पाउंड दैट विल मेक इनवॉइसिंग इन सिंगापुर डॉलर, यूरो एंड यूएस डॉलर अ बेटर चॉइस देन पाउंड। मैंने तुमको बोला ना कि जब तक मैं सम अब करूंगी नहीं ना पूरा, तब तक तुमको नहीं समझेगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सम थोड़ा सा अलग है तो अपन करते हैं, और करने के बाद तुमको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सो जस्ट हैव सम पेशेंस, वी आर गोइंग अहेड। गाइस एक काम कर सकते हैं, हम लोग एक काम ये करते हैं कि अपने पास, अपने को पता है कि अपने को फॉरवर्ड रेट निकालना है, वो भी आस्क रेट यूज करके स्पॉट का, राइट। तो और अपने को प्रीमियम भी दे रखा है, 1 मंथ का भी दे रखा है, 2 मंथ का भी दे रखा है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि हम लोग जब कैलकुलेशन कर ही रहे हैं, वी आर कंप्यूटिंग 1 मंथ फॉरवर्ड रेट, तो वाई नॉट कंप्यूट 2 मंथ फॉरवर्ड रेट ऑल्सो। मे बी आगे जाके हमको समय जरूरत पड़ेगी एंड देन वील हैव टू डू द सेम कैलकुलेशन अगेन एंड री राइट सो मेनी थिंग्स विच वी वुड बी लाइक डुप्लीकेट होगा पूरा एफर्ट तुम्हारा। तो एक साथ ही कंप्यूट करके खत्म करते हैं अपने। So we are going to write here, since we have payable we would require only ask rates। ठीक है ना। सो हेडिंग आ रही है कंप्यूटेशन ऑफ 1 मंथ फॉरवर्ड एंड 2 मंथ फॉरवर्ड आस्क रेट्स। ओके, अब यहां पे देखो ये आएगा करेंसी, then spot, then 1 month premium, then 2 month premium, ऐसे लिख सकते हैं ना अपने, जो 100 पॉइंट दे रखा है। फिर आएगा 1 मंथ फॉरवर्ड एंड फिर आएगा 2 मंथ फॉरवर्ड। एक साथ काम करके ख़त्म करते हैं अपन। करेंसी क्या होगी, सिंगापुर डॉलर, देन यूएस डॉलर, देन आएगा यूरो और फिर आएगा पाउंड। क्या दे रखा है, स्पॉट का रेट दे रखा है, आस्क वाला लेना खाली, बिड वाला हमारे कोई काम का नहीं है सम के अंदर में। तो यहाँ पे रेट आएगी तुम्हारी, देखो यहाँ पे 29, चेक कर लो, 29.18, यूएस डॉलर का आएगा 46, इसका आएगा 58.80 एंड 85। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 0.07 तुम लिखोगे, राइट। उसके बाद 0.04 लिखोगे, चेक कर लो, देन 0.20 लिखोगे और 0.16 लिखोगे। 2 मंथ में क्या लिखोगे, दिया हुआ है 100 पॉइंट्स, 0.13, 0.06, 0.30 एंड 0.24। सारे लो हाई थे इसलिए तुम ऐड करने वाले हो। तो 29.18 प्लस 0.07 विल गिव मी 29.25। साथ में कर देती हूँ, 29.18 प्लस 0.13 विल गिव मी 29.31। ओके, देन 46.04 नेचुरली 46.04 एंड 46.06 हो जाएगा ये। देन 58.8 प्लस 0.20 हो जाएगा 59 गाइस, 59 हो जाएगा और ये हो जाएगा 59.10, करेक्ट। ये हो जाएगा 85.16
एंड 85.24। तो ये पूरे सम में जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी तुमको, यू कैन ईजिली यूज़ इट। ओके, अभी अगले पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कंप्यूटेशन ऑफ आउटफ्लोज एट द एंड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ विथ इंटरेस्ट। क्या मतलब हुआ इसका? उसमें लिखा हुआ है ना कि अगर फर्स्ट मंथ के एंड पे अगर तुम पे करते हो या सेकेंड मंथ के एंड पे करोगे तो तुमको ब्याज के साथ पे करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, जो इनवॉइस वैल्यू दे रखी है ना ऊपर टॉप वाले में, वो इनवॉइस वैल्यू में 1 मंथ का ब्याज लगा देते हैं सारे में। जितने भी इनवॉइस वैल्यू सिंगापुर डॉलर में है, यूरो में है, डॉलर में है, पाउंड में है, उसमें एक एक महीने का ब्याज लगाते हैं जो ब्याज का रेट दे रखा है। सिमिलरली 2-2 महीने का ब्याज लगाते हैं। तो तुम्हारे outflows in Singapore dollar if you pay at the end of 1 month, if you pay at the second month along with interest. Okay, so outflow in terms of euro if you pay at the end of 1 month and if you pay at the end of second month along with interest, वो निकालते हैं पहले with interest. Okay, now currency then invoice value then 1 month interest per annum, then 2 month interest, right? You can write any way, the way you want, per annum, then outflow 1 month, outflow 2 months। मतलब 1 महीने के एंड पे किया तो और 2 मंथ्स के एंड पे किया तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, राइट? तो करेंसी क्या आएगा वापस से, सिंगापुर डॉलर, then US dollar, then euro and then pound। अब देखो इनवॉइस वैल्यू क्या दे रखी है सम के अंदर में इन्होंने 349, चेक करो 349,555 दे रखी है। जो दिया हुआ है पहले वो तो लिख लें, 221,740, then 173,470, then 1,20,000। ब्याज का रेट है ये पर एनम है सारे, 3.45 है, देन 5 है, देन 2.90 है और 4.65 है। अगर 1 महीने के एंड पे दिया तो ये ब्याज के रेट लगेंगे। और 2 मंथ के लिए दे रखा है गाइस 3.5, फिर 5.25, देन 3, देन 4.70। ठीक है ना? अभी कंप्यूट करना पड़ेगा अपने को। कैसे करोगे? मैं सोच रही हूँ 2 कैल से यूज़ करूँ। ओके, 3.45 डिवाइड बाय 12 is 0.2875. So 349,555 plus 0.2875% is 350,560. लिखो यहाँ पे 350,560। अगर तुम 1 महीने के एंड पे करोगे तो तुम्हें इतना सिंगापुर डॉलर पे करना पड़ेगा। इसी के साथ अपन ये भी कर लेते हैं ना, 3.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 2, 2 महीने का निकालना पड़ेगा। तो रेट क्या आ रही है पता हूँ, 0.5833। तो क्या करूँ वापस से सेम 349 शांति से 555 प्लस 0.5833 ले लेती हूँ परसेंटेज। मेरे को आता है 3515,
351594 कर देती हूँ ना, राउंड ऑफ कर देते हैं, है ना। अभी वापस 5 डिवाइड बाई 12 इज 0.417, तो 221740 प्लस 0.4167%, मेरे को वैल्यू आ रही है 222,664, और ये है 5.25 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 करना पड़ेगा गाइज, बिकॉज 2 महीने का है, तो ये आ जाएगा 221740 प्लस 0.875%, इट इज़ 223680। मैंने राउंड ऑफ किया है डेटा को, बिकॉज जगह नहीं है मेरे पास में। ओके वापस 2.9 डिवाइड बाई 12, इसमें इंटू 2 या इंटू 1 करने की ज़रूरत नहीं है, तो 173470 प्लस 0.24167% करते हैं, तो ये आता है 173889। वापस 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 will give you 0.5%. So 173470 plus 0.5% will give you 174,337. 174,337. Guys, you should solve along with me. बैठ के देखना नहीं. 4.65 divided by 12 is 0.3875. तो 1,20,000 plus 0.3875% will give me 120,465. करेक्ट. और ये हो जाएगा 4.7 डिवाइड बाय 12 इंटू 2 करना मत भूलना. ओके तो ये हो जाएगा 1,20,000 प्लस 0.7833%, दैट गिव्स मी 120,940 कर देती हूँ इसको राउंड ऑफ करके. ठीक है, तो ये तुम्हारा निकल गया. अब बेसिकली मैंने क्या निकाला, तुमने नोटिस नहीं किया मैंने क्या निकाला, कि मैंने 1 महीने के एंड पे करेंगे तो रेट क्या लगेगी, 2 महीने के एंड पे करूंगी तो रेट क्या लगेगी, 1 महीने के एंड पे करूंगी तो ब्याज के साथ अमाउंट कितना होगा, 2 महीने के एंड पे करूंगी तो ब्याज के साथ अमाउंट कितना होगा. एक साथ पूरा वर्किंग कर दिया मैंने. अब क्या है, जिस हिसाब से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो अपन आंसर करते चले जाएंगे. अब देखो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट जो क्वेश्चन में पूछा है वो ये पूछा है कि अगर हम 1 महीने के एंड पे करते हैं तो बताओ कौन सी करेंसी में पे करना चाहिए. तो तुम क्या करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे. तुम ये वाला जो कॉलम है ना तुम्हारा, ये वाला कॉलम, ये रेट है 1 मंथ के एंड पे, और ये तुम्हारा 1 मंथ के एंड पे ये है. इन दोनों को कमेंसुरेट, जैसे कि 29.25 को 350 560 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको ये मिलेगा कि अगर तुम सिंगापुर डॉलर में इनवॉइस आज करते हो तो 1 महीने के एंड पे घर से रुपये कितना जाएगा. इसी तरह से तुमको चारों करेंसी में आंसर निकालना पड़ेगा. जिसमें सबसे कम आंसर होगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा पार्ट 1 के लिए. तो पहले वो करती हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे. चलो शुरू कर रही हूं मैं. कंप्यूटेशन of rupee outflow at the end of 1 month in terms of various currencies. Correct? Again, currency payable 1 month forward एंड रुपी आउटफ्लो. बहुत सिंपल है. तो सिंगापुर डॉलर, यूएस डॉलर, यूरो एंड पाउंड. पेबल कौन सा लोगे, ये वाला 350 560. इसको छोटा करती हूँ. $350 $560
173,889 एंड 120,465, ठीक है ना। अब रेट देखो, यहाँ पे रेट कौन सी लेंगे, 29.25, सीधा ही लिखे तो क्या दिक्कत है, 29.25 मल्टीप्लाई करना है तुमको। वो सिंगापुर डॉलर में ये सारे अमाउंट, मतलब ये पहला वाला सिंगापुर डॉलर में, दूसरा मतलब फॉरेन करेंसी में पूरा अमाउंट तुम्हारा 46.04, फिर दिया हुआ है 59 एंड 85.16, मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा, रुपये में आएगा वो भी। थ्री 560 into 29.25 will give me 1,025,3,880, ठीक है। दूसरा 222,664 1,025,1450.56, 173,889 into 59 will give you rupees 1,025,9451, 120,465 into 85.16 will give you 1,025, देखो 25 तक सारा कॉमन ही है, 87,994, ठीक है ना। ये तुम्हारा आंसर आ गया। किसमें सबसे कम आया देखो ना जाके, मेरे को तो सबसे अच्छा लग रहा है तुम्हारा यूएस डॉलर में अच्छा लग रहा है, देखो ये वाला सबसे कम है, बाकी सब 1025 के बाद खाली चेक करो ना, 3880, 1450, 9451 और 8799, तो सबसे कम तो इसमें ही लग रहा है ना। तो इसमें तुम्हारी इन्वॉइसिंग, फिर अब तुम ही बताओ किसमें होनी चाहिए, तुम्हारी इन्वॉइसिंग डॉलर में होनी चाहिए। दिस मीन्स if we want to pay at the end of first month, we must invoice in dollar as rupee outflow is the least. आई होप ये समझ गया, इसमें कुछ भी और समझाने जैसा कुछ नहीं बचा इसके अंदर में। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे होगा बी पार्ट। समय क्या बोला गाइस पता है क्या, समय बोला है कंप्यूट द लिमिट्स फॉर 2 month फॉरवर्ड सिंगापुर डॉलर एंड पाउंड, यूरो पर पाउंड एंड डॉलर पर पाउंड दैट विल मेक इनवॉइसिंग इन सिंगापुर डॉलर, यूरो एंड यूएस डॉलर अ बेटर चॉइस देन पाउंड। ये मैं तुमको अगर बोलने चाहूँगी शायद तुमको नहीं समझेगा, मैं तुमको एक चीज़ करके दिखाती हूँ, मुझे 1 मिनट दो प्लीज़। अगर तुम इसमें पे करते हो तो कितना पे करोगे, देखो यहाँ पे तुम पे करोगे 129.40 और रेट कितनी लगेगी 85.24। अगर तुम पाउंड में 2 महीने के एंड पे करते हो तो ब्याज के साथ पे करना है, तो तुमको कितना पे करना पड़ेगा, ये तुमने निकाला हुआ है ना 129.40, और तुम साथ में पे करोगे कौन सी रेट पे 85.24 पे। ओके, तो देखो मैं करके दिखाती हूँ तुमको कि कितना आंसर आता है। इफ वी पे, 2 मिनट दो समझाती हूँ। इफ वी पे इन पाउंड्स along with interest at the end of second month, rupee
इक्विवेलेंट कितना होगा, पाउंड 120 कितना है ये, 940 इंटू रुपीज, आई थिंक 85 पॉइंट, लेट्स क्रॉस चेक इट ओनली, 85.24, करेक्ट है ये। तो 120 940 इंटू 85.24 अगर करते हो तो आंसर आता है रुपीज 1030,8925 होल्ड करना, समझाया नहीं मैंने अब तक। मतलब क्या हुआ इसका, अगर तुम 2 महीने के एंड पे करोगे तो तुम्हारे घर से रुपी के टर्म्स में इतने पैसे चले जाएंगे, वो भी पाउंड्स, मतलब अगर तुमने पाउंड में ही पे करना है तुमको, लेकिन इतने पैसे जाएंगे, इसके कम नहीं जाएंगे, बिकॉज तुमने ब्याज के साथ में 129.40 लिया है और रेट 2 महीने के लिए 85.24 एप्लीकेबल है। सब में तुमको पता है क्या पूछ रहा है वो, सब में तुमसे ये पूछ रहा है कि वो तुम मतलब क्या है ना, ब्रेक इवन रेट निकालो या लिमिट्स निकालो। मतलब क्या हुआ, और देखो सबका दिया हुआ है, सिंगापुर डॉलर पर पाउंड, देन यूएस डॉलर पर पाउंड एंड यूरो पर पाउंड। क्या मतलब हुआ इसका कि रुपी इक्विवेलेंट, सुनना ध्यान से, रुपी इक्विवेलेंट पाउंड्स कितना है 1030,8925.6। मतलब वो ये बोल रहा है कि तुम वो वाली रेट निकालो, ओके, जिससे सिंगापुर डॉलर या फिर यूरो या फिर यूएस डॉलर में पे करना पाउंड के मुकाबले बेनिफिशियल हो जाए। करके दिखाती हूं और अच्छा समझेगा, देखो ध्यान देना। ये जो अमाउंट है ना तुम्हारा पाउंड का, ये 1030,8925.6 है, करेक्ट है, ये रुपी के टर्म्स में है तुम्हारा। और ये वाला जो अमाउंट है तुम्हारा, कौन सा वाला, ये वाला देखो 351594 है, करेक्ट। तो अगर मैं, ये रुपी में जरूर है, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रुपी में जरूर है, लेकिन ये निकला कहां से, पाउंड को कन्वर्ट करके निकला है। आई होप अंडरस्टैंड दैट पार्ट। मैं अगर इस अमाउंट को 1030,8925.6 को, ध्यान देना, डिवाइड बाय 351594 करती हूं, तो तुमको पता है मेरे कैलसी पे क्या आ रहा है, 29.32 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जब हम ये अमाउंट पे कर रहे हैं, कौन सा वाला, या फिर अगर हम 1030,8925.6 अगर हम पे करते हैं रुपी के टर्म्स में, तो सिंगापुर डॉलर के टर्म्स में वी आर पेइंग एन एक्चुअल रेट ऑफ 29.32। ओके, मतलब अगर मैं इसको पाउंड में नहीं पे करके, अगर मैं सिंगापुर डॉलर में रियल में पे करती हूं, तो मेरा पैसा 1030 जो आया है ना उससे कम आएगा। क्यों पता है, क्योंकि एक्चुअल में रेट 29.32 नहीं है, रेट 29.31 है। तुम्हारी जो एक्चुअल रेट है वो 29.31 है। और अगर तुम ये पैसा, ये वाला रुपया पे करते हो जो कि पाउंड को कन्वर्ट करके निकला है, और उसको सिंगापुर डॉलर का जो अमाउंट है उसे डिवाइड करते हो, मतलब if you pay this amount, you are basically paying a rate of rupees 29.32 पर सिंगापुर डॉलर। ओके, मतलब तुम ज्यादा पे कर रहे हो। अगर तुम पाउंड में पे कर रहे हो तो तुम सिंगापुर डॉलर के टर्म्स में एक्चुअली ज्यादा पे कर रहे हो। एक्चुअली हम अगर पाउंड में ना पे करें और अगर हम सिंगापुर डॉलर में पे करें तो हमको कम पे करना पड़ेगा। कैसे, 29.31 तुम्हारा एक्चुअल रेट है, ओके, और तुमको पे कितना करना है, अगर तुम सिंगापुर डॉलर में पे करते 2 महीने के एंड पे, तो इंटू 351594, तुम पता है कितना मिला, 10305220। ये जो अमाउंट है, ये जो तुमने अभी ऑरेंज से मैंने शेड कर रखा है, मतलब अगर तुमने पाउंड में पे किया तो यू आर एंडिंग अप पेइंग मोर, तुम ज्यादा पे कर रहे हो। आई होप यू गॉट इट गाइस। मैं करके दिखाती हूँ तुमको फिर से और एक्सप्लेन भी करूंगी। सो रुपी पर सिंगापुर डॉलर इज रुपीज
10308925.6 द होल डिवाइड बाय, कहाँ गया वो, 351594, फाइव नाइन फोर, $29.32. रुपी पर US डॉलर, न्यूमरेटर सेम रहेगा, ₹10308925.6, मुझे नहीं पता ये अमाउंट कितना है, ये हमें यहाँ से देखना पड़ेगा, ये वाला 223680। I'm getting 46.09. Then rupee per euro is again ₹10308925.6, the whole divide by 174337, $10308925.6 divided by 174337, I get 59.13। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, अब समझा रही हूँ तुमको अच्छे से। अगर तुम इसको और इसको, ध्यान देना, invoiced amount in Singapore dollar multiplied with 2-month actual forward rate, then इसको और इसको, और अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो रुपी आउटफ्लो आएगा वो इससे कम होगा। ओके, इसका ये मतलब हुआ, यानी कि अगर हम पाउंड में इनवॉइस कराते हैं तो रुपी आउटफ्लो हमारा ज़्यादा होगा 2 महीने के एंड पे। ओके, क्योंकि ये जो रेट्स निकल के आ रही हैं विसविस इसके अगेंस्ट में वो ज़्यादा है, तीनों करेंसी में ज़्यादा आ रही है गाइस। इसका मतलब तीनों में से किसी करेंसी में भी तुम अगर इनवॉइस कराते हो तो रुपी आउटफ्लो तुम्हारा 10308925.6 से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इसका ये मीनिंग निकला। ओके, जब वी राइट दैट, यहाँ लिखना शुरू करते हैं। सो यहाँ पे कंक्लूजन अपन क्या लिखेंगे, हेंस पेमेंट in Singapore dollar, US dollar and euro would be beneficial because the actual two-month forward rates are lower than break-even rates. And that's good enough. And I'm sure आपको समझ गया है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे, राइट है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सोल्यूशन गाइज। मैं एक काम और करती हूँ कि तुमको शुरू से ये सोल्यूशन दिखा देती हूँ, तो आई थिंक दैट वुड बी ईजी फॉर यू टू लाइक। ये देखो, ये पूरा सम है, दिस इज़ लाइक स्क्रीन नंबर 1। अगर मैं थोड़ा एक्सपैंड करूँ तो उसके बाद स्क्रीन नंबर 2, राइट, और उसके बाद स्क्रीन नंबर 3, फिर स्क्रीन नंबर 4। आई थिंक आई विल टेक एवरीथिंग टुगेदर ओनली।
एंड दिस हाउ इट गेट्स ओवर. ओके, सो वी वुड बी लाइक, ये दो सम मैंने पूरा इनवॉइसिंग पे कराया, एक बहुत बेसिक लेवल सम था और ये थोड़ा एडवांस लेवल सम था. तो मुझे नहीं पता वो लोग कौन सा सम पूछेंगे, इससे भी ज़्यादा ऊपर पूछेंगे क्या, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है एक्चुअली. इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, बट सी आई डोंट नो व्हाट क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू गाइज. तो मोर और लेस मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आपका जो मेंटल हॉराइजन है इन टर्म्स ऑफ सम सॉल्विंग एंड डिफिकल्टी लेवल शुड इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी एक्चुअली, एंड स्टैंडर्ड भी थोड़ा बढ़ना चाहिए. आई एम श्योर इतने सारे क्वेश्चंस अगर हम करेंगे थोड़े अच्छे नंबर में, तो कुछ ना कुछ हमें हेल्प, अगर पेपर टफ हुआ तो जरूर होगी. ओके, थैंक यू सो मच. सो keep waiting for the third lecture of SFM Advanced. That too will be coming for Forex only. Okay, thank you.